नमस्कार दोस्तों, PCSM के यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग NCERT के 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। विद्युत धारा के बारे में हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा किस प्रकार से होता है। इसके साथ ही बहुत सारे आज हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है, ठीक है, उसको तो खेलने का प्रयास किया ही होगा। यदि आप लोग पिछली वाली कक्षा नहीं देखे हैं तो पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। यदि नहीं तो आप इसे करके देखिए। बुझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया है। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन भी किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को भी इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। अब चित्र संख्या 14.1 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपका हाथ कितना स्थिर होता है इसके परीक्षण की व्यवस्था किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बनाया हुआ है। अब आइए विद्युत अवयवों के प्रतीक के बारे में देख लेते हैं कि विद्युत अवयव के कौन कौन से प्रतीक होते हैं। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 14.1 को देखेंगे। इसमें कुछ विद्युत अवयव और उसके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक को देखने को मिल सकते हैं। तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए और विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा है, ठीक है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब विद्युत सेल जो होता है, हमारा विद्युत बैटरी जो होता है, उसमें एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा ये रफली विद्युत सेल बनाते हैं, एक बैटरी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ये हमारा प्लस होता है, ठीक है, प्लस पॉइंट होता है, और नीचे जो होता है माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। नीचे वाला जो होता है वो ऋण ध्रुव होता है और ऊपर वाला जो होता है वो धन ध्रुव होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी और मोटी रेखा जो होता है ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। और परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। अब सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? अब बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है, ठीक है। बैटरी किसे कहते हैं? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र संख्या 14.2 में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल जो हो दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों को इस प्रकार के संयोजन को ही क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र संख्या 14.2 के यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे दो सेल को दिखाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे ये दो बैटरी है अलग अलग प्रकार की। एक इसका प्लस पॉइंट, इसका माइनस पॉइंट होता है, और फिर दूसरे बैटरी का ये प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट होता है। अब बैटरी को देखिए कैसे रखा गया है। पहले बैटरी के माइनस पॉइंट से दूसरे बैटरी के प्लस पॉइंट को आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है, सटा करके रखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी चार बैटरियों को जोड़ करके रखा गया हुआ है, ठीक है। पहले बैटरी के माइनस, दूसरे के प्लस, पहले का फिर दूसरे का माइनस, फिर तीसरे का प्लस, फिर तीसरे का माइनस और चौथे का प्लस को बना करके एक बैटरी का एक श्रृंखला बनाया जाता है, ठीक है। एक बैटरी का क्या बनाया जाता है? एक श्रृंखला बनाया जाता है। यहाँ पे विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों को दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे विद्युत सेल है, विद्युत बल्ब है, स्विच ऑन की स्थिति में दिखाया हुआ है और स्विच ऑफ की स्थिति में। जब स्विच ऑन की स्थिति में होगा तो दोनों ये जुटा हुआ होगा, और जब ऑफ होगा तो ये आटा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी को दिखाया हुआ है, संयोजित तार दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहना है कि टॉर्च जो होता है, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो और खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी का ही उपयोग किया जाता है।
तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा करके रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से क्या करती है, उसको जोड़े रखती है। अब बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित किया जा रहा है। किस प्रकार से इसके प्लस पॉइंट को इसके माइनस पॉइंट से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से दो बैटरी को आपस में जोड़ा जा रहा है। अब कह रहा है कि अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र संख्या 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी की एक गुटके, लोहे की दो पत्तियां तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कस करके क्या करे, ये जकड़े रहे। जैसा कि यहाँ पे ये धातु की पतली है जो ये रबड़ को कस के पकड़ के रखा है, ठीक है। इस प्रकार से सेल होल्डर बनाया गया है। दो या अधिक सेलों की बैटरियाँ बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से क्या हो, आपस में कनेक्ट हो, जुड़ा हुआ हो। चित्र संख्या 14.5 में दर्शाया अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा भी संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रकार का सेल होल्डर जो कि रेडीमेड प्रकार का दिखाया है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक सारणी 14.1 में दर्शाया गया है, उसको देखेंगे। आइए अब हम सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचते हैं। अब यहाँ पे पहली तथा बूझों का एक कन्फ्यूजन है। वो क्या कह रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि क्या ट्रक तथा इन्वर्टर में जो उपयोग होने वाली बैटरियाँ भी होती है, क्या वो भी सेल से बनी होती है, तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र को दर्शाया गया है। अब क्रियाकलाप 14.1 देख लेते हैं कि चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था, एक बल्ब को जलाने के किया था, ठीक है। पिछली वाली कक्षा आप लोग नहीं देखें तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। अब क्या कह रहे हैं कि क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जब ऑन हम लोग, ये तो अक्सर हम लोग को घर में देखने वाली बात भी है कि जब कोई भी अगर पंखा या बल्ब को जलाना हो तो स्विच को ऑन करते हैं, जब उसको बंद करना होता है, बुझाना होता है तो उसको ऑफ करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है तो वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। यहाँ पे बल्ब जलने लगता है। यहाँ पे दीप्त बल्ब को दिखाया हुआ है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए और विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचने का प्रयास कीजिए। क्या आपका आरेख चित्र 14.8 में दर्शाए आरेख जैसा ही होता है। यहाँ पे 14.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख चित्र है, ठीक है। इस प्रकार से बल्ब जलता है। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। अब चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही होता है। इन दोनों परिपथों में क्या अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये अन्य परिपथ है, ठीक है। ऊपर जो परिपथ देखे थे वो बंद परिपथ था और ये खुला परिपथ है। खुला परिपथ और बंद परिपथ किस क्यों कह रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए ये परिपथ का ये खुला हुआ है, टूटा हुआ है। अगर यही यहाँ पे जुट जाता तो ये बंद परिपथ होता है, इससे बल्ब हमारा जलने लगता है, लेकिन इससे बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये बंद खुला परिपथ है। क्या चित्र 14.9 में दिखाए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परिपथ टूटा हुआ है। याद कीजिए बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तथा परिपथ क्या होता है, बंद होता है। अब बल्ब में क्या कह रहा है कि बल्ब में एक पतला सा तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने तंतु अथवा फिलामेंट के बारे में तो सुना ही होगा। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह क्या हो जाता है, वो फ्यूज हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में अक्सर देखा करते थे, पहले बल्ब बहुत ज़्यादा फ्यूज होता था। जब CFL बल्ब नहीं आया हुआ था तब वो लाल कलर का जो बल्ब था ना, वो हम लोग यूज करते थे। और अक्सर वो जो थोड़ा सा विद्युत परिपथ जैसे वोल्टेज ऊपर नीचे होता था तो बल्ब क्या हो जाता था, फ्यूज हो जाता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बल्ब में लगा हुआ फिलामेंट जो होता था वो टूट जाता था।
अब ध्यान दीजिए कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, जब इसे खुला परिपथ कहते हैं। जैसा अभी देखें, इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो कोई भी हमारा उपकरण नहीं काम करेगा, नहीं जलेगा। यहाँ पे चेतावनी दिया हुआ है कि विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी भी ना छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपको विद्युत आघात भी लग सकता है जो घातक साबित होगा। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। अब कह रहे हैं कि यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या बल्ब तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तभी भी बल्ब दीप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब तंतु ही टूट जाएगा तो कहाँ से? जब परिपथ पूरा ही नहीं होगा तो फिर बल्ब जलेगा ही नहीं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब अधिक देर तक बल्ब जलता है तो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? अब इसके बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 14.2 के देखते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। कह रहा है कि एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए और चित्र संख्या 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके ही किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? और बल्ब को छू करके देखिए, बिल्कुल दीप्त नहीं होगा। जब ऑफ की स्थिति में होगा तो स्विच तो लाल होगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं, ठीक है, दीप्त होगा ही नहीं, ठीक है। अब स्विच को क्या कीजिए, अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए, जलने दीजिए। अब बल्ब को फिर छू करके देखिए कि क्या आपका कोई अंतर महसूस होता है, अनुभव करते हैं। स्विच को ऑफ की स्थिति में ला करके कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छू करके देखिए। जाहिर सी बात है, जब बल्ब ऑफ की स्थिति में होगा तो जलेगा नहीं, और जब जलेगा नहीं तो वो गर्म होगा ही नहीं, और जब अब ऑन की स्थिति में होगा तो जलेगा, गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हमको तप्त महसूस होगा। अब क्रियाकलाप 14.3 को देखते हैं। कह रहे कि चित्र संख्या 14.10 को देखें। इसमें दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर के इसे 2 किलो के बीच में क्या कीजिए? बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाले किसी दुकान से प्राप्त हो सकती है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। जो हमारा हीटर होता है उसका जो बेकार तार होगा वहाँ से आप नाइक्रोम का तार ले सकते हैं। विद्युत हीटर में कौन सा तार उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का तार किया जाता है, ठीक है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे चित्र संख्या 14.10 में यहाँ पे जो 2 किलो की मदद से यहाँ पे नाइक्रोम के तार को जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन ये खुला परिपथ है, ये बंद परिपथ नहीं है। अब क्या कर रहे हैं कि इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में ला करके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए और कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रहिएगा, ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए और कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। अब सावधान कर रहा है कि स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। अब आइए कि जब किसी तार को विद्युत धारा की प्रवाहित होती है, क्या कह रहा है कि जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, वह गर्म हो जाता है, और इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आप कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। चित्र संख्या 14.11 को देखेंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है और तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इसके अवयव रक्त तप होकर के ऊष्मा देने लगते हैं। यहाँ पे विद्युत हीटर को दिखाया हुआ है, ठीक है। खाना पकाने में उपयोग होने वाला है ये विद्युत तापक हीटर है, ठीक है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जो उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किस पे निर्भर करता है? तो उस पदार्थ के लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है।
किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस पदार्थ के लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब विद्युत बल्ब के यहाँ पे देखिए विद्युत इस्त्री का तापन अवयव यहाँ पे अंदर का भाग दिखाया हुआ है। कह रहा है कि बूझो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक यानी कि स्पर्शर हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा होगा? अब यहाँ पे देखिए कि विद्युत बल्ब के यहाँ पे बल्ब का दीप्त तंतु दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो प्रकाशमान होता है, जो जलता है, ठीक है, तंतु इतने उच्च तापक तप्त हो जाते हैं, विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर के प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। जैसा कि चित्र संख्या 14.12 में ये विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा संहत प्रदीप्त लैंप, ठीक है, CFL, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। ठीक है, आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रदीप्त नलिकाओं तथा संहत प्रदीप्ति लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो आजकल CFL बल्ब जो होता है, हम लोग उजले कलर का जो यूज करते हैं, वो विद्युत का कम उपयोग करता है तथा प्रकाश अधिक देता है। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष है और इसलिए इसे प्राथमिकता दी जा रही है। आजकल सब जगह उपयोग इसी का किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL तथा LED बल्ब को दिखाया हुआ है। ठीक है, अब पहले वाला बल्ब नहीं है। ऐसे विद्युत साधित क्या कर रहा है, ऐसे विद्युत साधित तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादकों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन भी देता है। अब नोट में दिया हो कि प्रदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है। कौन सा पारे का वाष्प होता है? जो विषैला होता है। अतः खराब प्रदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी तार के बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघल करके टूट जाता है। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघल कर टूट जाए? आइए क्या इसका परीक्षण करते हैं। अब क्रियाकलाप 14.4 को देखते हैं कि जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 किया था उसे फिर से बनाइए, और परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात यानी कि ऊन यानी कि स्टील ऊल का तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घर में बर्तन को साफ करने में होता है तथा यह किराने की कहाँ पे, किराने की दुकानों पर भी उपलब्ध होता है। यहाँ पे विद्युत साधित्रों में उपयोग होना फ्यूज, यहाँ पे ये फ्यूज, इस प्रकार के फ्यूज आप लोगों ने तो देखा ही होगा। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए और कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। ठीक है, इस्पात ऊन के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि क्या होता है। क्या इस्पात ऊन का तार या लड़ी पिघल करके टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल करके टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। ठीक है, इन तारों का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत फ्यूज बनाने का किया जाता है। विद्युत फ्यूज में जो होता है इसका गलनांक निम्न होता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्यूज इसलिए लगाया जाता है हमारे विद्युत परिपथ में कि जब भी अगर वोल्टेज उच्च होता है, हाई होता है, तो ये फ्यूज क्या होता है? अति निम्न गलनांक के कारण विद्युत फ्यूज गल जाता
है और परिपथ हमारा टूट जाता है, जिससे हमारे घरों में लगे हुए उपकरण को क्षति नहीं पहुंचती है। हमारे घर में लगे हुए उपकरण एकदम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। चित्र संख्या 14.14 यहाँ पे एक और बात बताएंगे कि फ्यूज में जो होता है ना, जो फ्यूज लगा होता है, जब अगर फ्यूज हमारा जल जाता है तो कभी भी उसमें मोटा तार नहीं बांधिएगा। ठीक है। मोटा तार बांधिएगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूज अगर हाई वोल्टेज होगा तो फ्यूज पिघलेगा ही नहीं। ठीक है। तो मोटा तार नहीं बांधना चाहिए। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, जिसे उससे क्या होता है, सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितीव्र हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा, जैसा कि अभी हम बताए हैं, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए सभी घरों में जो होता है विद्युत फ्यूज जो है एकदम अति आवश्यक होता है लगाना। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज का उपयोग किए जाते हैं। चित्र संख्या 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी होता है। यहाँ पे देखिए ये विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर दिखाया हुआ है। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के फ्यूज है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधक के हटने के कारण भी हो सकता है। इससे लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट के कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में आजकल आए दिन अवश्य ही पढ़ा होगा। ठीक है। यहाँ पे सावधानता क्या दिया हुआ है कि कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नए फ्यूज की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु पतन विच्छेदकों MCB, ठीक है, MCBS का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सीमा सुरक्षा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए। ठीक है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य लिखा होता है। ये लघु पतन विच्छेदक होता है। आजकल इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है। सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो, इसका ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए और इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे क्या कीजिए, लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार से स्वतंत्र सिरों को चित्र संख्या 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लगाइए। देखिए कि क्या होता है। अब चुंबक को हटा करके चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। क्या आप देखते हैं कि क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। अब क्या कीजिए कि स्विच को वापस यहाँ पे विद्युत धारा का चुंबकीय सुई का प्रभाव दिया हुआ है। ठीक है। स्विच को वापस ऑफ की स्थिति से ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। कहाँ करती है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इस दोनों परीक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड है, ठीक, और ऑस्टेड महोदय, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड महोदय ने दिया था, ओरस्टेड महोदय, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार के परीक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया था। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपित हो जाती है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? ओरस्टेड महोदय। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड महोदय। ओरस्टेड महोदय का नाम आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता है? अब आइए इससे करके देखते हैं कि विद्युत चुंबक के बारे में, ठीक है। लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कस करके लपेटिए और तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र संख्या 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए, ठीक है, और देखिए कि क्या होता है। क्या पिन जो होता है कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए तथा पिन को जो है अब भी कील के सिरे से चिपकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कील को दिखा हुआ विद्युत चुंबकीय प्रभाव दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए धारा दिखाया हुआ है, यहाँ पे कील को देखिए नीचे विद्युत चुंबकीय प्रभाव दिखाया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? पिछली वाली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि क्रेन की सहायता से जो भी कचरा में रखा था वो चुंबक के माध्यम से उसमें लोहे को चुना जा रहा था। इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है और विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हो कि याद रखिए कि इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दे तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है, ठीक है। अब आइए विद्युत घंटी के बारे में देखते हैं। विद्युत घंटी क्या होता है? हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें कि विद्युत घंटी कैसे काम करती है। अब चित्र संख्या 14.20 को देखेंगे कि इसमें एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी है, ठीक है। लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है और विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, ठीक है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है और लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाता है। तब यह लोहे की पत्ती, यहाँ पे विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ दिखाई। यहाँ पे देखिए विद्युत घंटी कैसे काम करता है, ठीक है। अपनी ओर खींचती है और इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है और इससे परिपथ जो होता है फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा हथौड़ा जो होता है पुनः घंटी से टक्कर मारता है और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। यह हर बार जो होता है परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार से विद्युत घंटी क्या होती है? बजती है। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे आज कक्षा को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।